मेरी बर्बादियों के अफसाने मेरे यारों के नाम लेते हैं और बस यही एक जुर्म है अपना हम मोहब्बत से काम लेते हैं। शायद हमारे देश में, हमारी फैटलिस्टिक सोसाइटी में हम इतने भाग्यवादी हो चुके हैं कि हम आ, किसी स्तर पर उन चीज़ों को जानना भी नहीं चाहते जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हम ऊपर से आए हुए डिसीजंस को और ऐसे लोगों को जिनमें हमने फेथ रखा हुआ है, उनके द्वारा कही बातों को हम एज सच एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अल्टीमेटली उसका असर हमारे समाज पर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कभी भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था को मॉडिफाई करने के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए कोई बहुत एकेडमिक सिस्टम में, इंडस्ट्री सिस्टम में, बिजनेस सिस्टम में कोई बहुत प्रयास नहीं हुए। और उसका असर ये हुआ कि समय के साथ हमने अपने आप को नहीं समझा, अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझा, अपने ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझा, अपने सामाजिक रिक्वायरमेंट को नहीं समझा। हम सिंपली रशियन मॉडल, यूरोपियन मॉडल, अमेरिकन मॉडल को डुप्लीकेट करते रहे या उनके मिक्स को ट्राई करते रहे, rather than developing आवर ओन फिलोसफी ऑफ ग्रोथ। बजाय इसके कि हम अपनी अपनी खुद की ग्रोथ फिलोसफी डेवलप कर दें, हमने कभी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल को चूज किया, कभी बीच में हमने सोशलिस्टिक मॉडल को चूज किया। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम कैपिटलिज्म के और कम्युनिज्म के ऐसे फीचर्स को मिक्स कर गए जो कि इन द लॉन्ग रन हमारे लिए डेट्रीमेंटल साबित हुए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे देश के जो लोग थे, जिन्होंने इस देश के भविष्य को डिसाइड करने के लिए प्रयास किए, उनकी सिंसेरिटी में कोई कमी थी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कल्चर है कि अक्सर वो लोग जो चीज़ों को नहीं समझते, वो न केवल उन चीज़ों को डिसाइड करते हैं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसका एक लार्ज इम्प्लीकेशन इस फील्ड में आता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादातर डिसीजंस हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी या वो लीडरशिप लेती है जो कि इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक पैरामीटर्स में या इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग में, इकोनॉमिक मॉडल्स में, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में, ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल्स में बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। ज़्यादातर डिसीजंस अल्टीमेटली हंच डिसीजंस के रूप में आ जाते हैं, और उसका असर होता है कि हमारी इकोनॉमी में हम सही ढंग से बैलेंसेस कैलकुलेट नहीं करते, पॉलिसीज का इम्पैक्ट कैलकुलेट नहीं करते, और कभी कभी हम बुरी तरह पिछड़ जाते हैं। खैर चलिए, इस कहानी को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन बीच बीच में हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि इंडियन अर्थव्यवस्था को अगर विकसित होना है, ये हम माइंड यू प्री बजट डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम करना चाहते हैं। क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? क्या हम किसी चीज़ के बारे में प्री जजमेंट कर सकते हैं? तो थोड़ा सा देखिए, तो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के और रिसेंट के कुछ जीडीपी ग्रोथ रेट्स को देखें तो इंडिया का ग्रोथ रेट 2020 में पोस्ट कोरोना 6.6% डिप कर गया था। एक एस्टिमेट के अनुसार 1919-20 में ये -10.5 भी चला गया था। और धीरे धीरे करते 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 हमने रिकवरी की, लेकिन कहाँ से की? हमने दो डिप मारे हैं। ऑलमोस्ट इकोनॉमी 100% के लेवल से 82% के लेवल पर चली गई थी। फिर वहाँ से हमने 8.7 7.0 2022 में हमने ग्रो किया, और अभी हम प्री कोविड स्टेटस पर नहीं पहुंचे हैं। ना हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल पहुंचा है, ना हमारा आउटपुट लेवल पहुंचा है। अभी आपको और क्लियर होगा कि कितना कंट्रीब्यूशन हमारा टोटल प्रोडक्शन में उन सेक्टर्स का है जिनको हम इकोनॉमी की के सनराइज सेक्टर्स या इकोनॉमी के वो कोर सेक्टर्स कहलाते हैं जिन पर इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करती है। ओके। और जब आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में टोटल कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का टोटल वैल्यू एडिशन में
20% उसके आसपास है, तो खुद आपको काफी सरप्राइज होगा कि क्या वास्तव में हमारी स्थिति ऐसी है, क्या हम उससे बेटर कर सकते थे, और कर सकते थे तो क्यों नहीं किया, और क्या अभी हमारे पास आगे के लिए होप है। देखिए, कहीं ना कहीं हमको अपने लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग से बाहर निकलकर उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो वास्तविक है, जो रियलिस्टिक है। तो looking at that, minus 6.6% to plus 8.7%, mind you, at a base rate of 83%, then 7%, then 7.2%, हो सकता है 22-23 के बीच में कहीं पर हम उस स्तर पर पहुंच जाएं जो प्री कोविड स्टेटस था। एम्प्लॉयमेंट आज भी हम उस स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं। आउटपुट में अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जैसे वांटिंग है, लेकिन लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्दर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट, कि हम किस तरह अपनी प्राथमिकताओं को डिसाइड करें। क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे स्तर को डिसाइड करती है। ये भी एक कुछ एस्टिमेट्स हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ जो हमारे यहाँ हो रही है, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे प्रोजेक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। 18, 19, 20 में -10.3, देन 21 -6.6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। थोड़े से पहले क्या डेटा है, और आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बैलेंसेस लगातार नेगेटिव में उससे पहले भी जाते रहे हैं, और अब पिछले 2 साल में कोविड में इतने एक्सपेंसेस हुए हैं कि ये जो गवर्नमेंट का हमारा जीडीपी का इम्बैलेंस है वो और नीचे चला गया है। ओके, और ग्रॉस डोमेस्टिक डेट ओवर द इयर्स लगातार इंडियन इकोनॉमी का बढ़ता जा रहा है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर कि टोटल जीडीपी के 70% से करीब बढ़ते बढ़ते हमारा जो डेट है वो 90% हो गया है। और आज ऐसा क्रिटिकल टाइम है कि भविष्य के लिए हमें और रिसोर्सेज लानी है, रिसोर्सेज मोबिलाइज करनी है, और चूंकि हमारी सेविंग्स बहुत लिमिटेड है, हमारी बचतें बहुत लिमिटेड हैं, और साथ में हमारी जो डेफिसिट है वो मैनेजेबल लिमिट में है, लेकिन ग्रॉस अमाउंट में बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारी जो डेट लेने की कैपेसिटी है वो भी कम होती जा रही है। अर्थव्यवस्था लगातार इन्फ्लेशन से सफ़र कर रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत तगड़ी रे ऑफ होप है। थोड़ा सा हम इससे पहले आगे बढ़ें कि इकोनॉमी के अपने स्ट्रक्चर को समझ लें। अगर हम 20-21 का डेटा देखें तो इंडस्ट्री से हमारा, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खाली 14.43% है। टोटल इंडस्ट्री से हमारा जो आउटपुट है, जीडीपी का पार्ट है या वैल्यू एडिशन है, वो केवल 25.92% है, यानी करीब 26% के आसपास है, जिसमें 14.43% केवल वैल्यू एडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। बाकी बिजली, गैस, पानी की सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज से आता है, और इसमें अच्छा शेयर 7% से अधिक या 7.25% से अधिक जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। तो मैन्युफैक्चरिंग जहां मेन वैल्यू एडिशन होती है और जहां हम वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे एक्सपोर्टेबल्स हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बहुत अच्छी नहीं है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी लोगों का बहुत कम है। अभी हम एम्प्लॉयमेंट डेटा भी देखेंगे बाद में जब इस सीरीज को डिस्कस करेंगे, और करीब 2% से काफ़ी कम हमारे यहाँ माइनिंग एंड क्वायरिंग है। ये इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग से करीब हमारे यहाँ 20% जीडीपी आता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन आता है, और सर्विस सेक्टर से कुल मिलाकर 54% के आसपास हमारे यहाँ कुल जीडीपी आता है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और ये सब एरिया करीब 16% है। फाइनेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज करीब 22% है, और होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट इस सबसे करीब 16.5% है। तो और नियरली 65% जो हमारी एजुकेटेड वर्कफोर्स है
वो सर्विस सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। ओके, इनफैक्ट लार्जेस्ट डिपेंडेंस हमारे यहाँ जो रूरल सेक्टर में है वो एग्रीकल्चर पर है। इनफैक्ट नियरली 60% लोगों का सब्सिस्टेंस आज भी कृषि और से रिलेटेड एक्टिविटीज से मिलता है। अब इसको अगर आप देखें तो शायद जितनी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो लोग यहाँ पर डिस्गाइज्ड छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सब बहुत हाई लेवल का है। और इसीलिए इंडिया की अर्थव्यवस्था एक तरह के एक ऐसे भंवर में फंसी हुई है जहाँ से उसको निकालना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि हम पॉपुलेशन का जो एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस स्ट्रक्चर है आज नहीं बदल सकते। और जैसा मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा एजुकेशन का, बहुत बड़ा पार्ट नहीं, एजुकेशन का 99.99% पार्ट हमारा ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करने में जा रहा है जिनकी प्रोडक्टिविटी फ्यूचर के लिए इररेलेवेंट होगी, जो सब स्टैंडर्ड स्किल्स में उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उन स्किल्स में ट्रेनिंग हो रही है जिनकी भविष्य में कोई रेलिवेंस ही नहीं है। तो कायदे से हम अपनी जो यंग वर्क फोर्स है उसको इररेलेवेंट बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा ध्यान से, और तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमें अपना एकेडमिक फोकस, हायर एजुकेशन का फोकस, हमारा ट्रेनिंग फोकस, डेवलपमेंटल फोकस कहाँ होना चाहिए। इसको एक और दूसरे ढंग से समझ लीजिए कि अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन सेम उसमें देखें तो ये हमारे पास कांस्टेंट प्राइसेस पर फिगर हैं। एक बेस प्राइस लेकर हम यहाँ पर चलते हैं और जिसमें आप देखोगे इंडस्ट्री में कुल कंट्रीब्यूशन सेम जो हमने निकाला था 25.92% है, वैसे करीब 29% आता है। और अगर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो 17 और 15%, 14.5% के आसपास है। अब पूरे विश्व में इस समय अगर इस शताब्दी में किसी देश का मैन्युफैक्चरिंग से केवल 15% या उससे कम आता हो, ओके, और यूटिलिटी सर्विसेज से ज़्यादा आता हो, कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा आता हो, तो क्या हम कह सकते हैं वो इकोनॉमी का एक राइट इंडिकेटर है ग्रोथ का? क्योंकि एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन हमारा मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगा। कुछ हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स होते हैं, यस वी आर वेरी गुड इन सर्टेन एरियाज ऑफ सर्विस प्रोविजंस एंड दैट्स बिकॉज ऑफ जो हायर एजुकेशन है वो इन चीज़ों को सस्टेन कर लेती है, आगे ले जाने में हेल्प करती है। तो सर्विस सेक्टर में करीब 54% आउटपुट है और 60% से अधिक लोग जो एजुकेटेड है वो इसमें एम्प्लॉयड है। ओके, उसमें भी फाइनेंस रियल एस्टेट में 22% के आसपास है और 16% होटल टेलीकम्युनिकेशन है। डिफेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 16% ले जाता है। थोड़ा कंपेयर कर लीजिए, खाली डिफेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज 15.42% आउटपुट है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग से खाली 14.5% है। ये एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है, इसको और ध्यान से देखिए आप। कमिंग टू द इकोनॉमी में हम एक और डिवीजन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो है जहाँ पर हम नेचर से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से हमारा करीब 22% आ रहा है, जिसमें 20% एग्रीकल्चर के आसपास है। सेकेंडरी सेक्टर में फिर देखें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज उतना ही रहेगा और बाकी सब चीज़ें भी चेंज होंगी। और टर्शियरी सेक्टर, जिसको अगेन सर्विस सेक्टर कहते हैं, बाय एंड लार्ज द कंपोजिशन रिमेन्स द सेम एज वाज इन द प्रीवियस ब्रैकेट। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आप पा रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस पर और करंट प्राइसेस पर। और करंट प्राइसेस पर क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रहा है, तो कांस्टेंट प्राइसेस पर देखें तो हमने उससे ज़्यादा गेन किया है जो हमारे करंट प्राइसेस रिफ्लेक्ट करते हैं। इनफैक्ट वो उसका कारण है कि कुछ क्षेत्रों में मूल्य बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं और कुछ क्षेत्रों में मूल्यों की बढ़ोतरी उतनी तेजी के साथ। अब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को एक बार समझने के बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम समझें कि ओवरऑल भारतवर्ष में क्या हुआ और क्या होना था, हम क्या करना चाहते थे और हम क्या कर गए। शायद भविष्य में जो डेवलपमेंट होने वाले थे उनमें उनके बारे में हमारे कुछ अंदाज गलत निकले। हमने सही टूल्स को, सही टेक्निक्स को सही समय यूज़ नहीं किया
और एक सबसे बड़ी कमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रही हमेशा, और शायद भविष्य में भी रहेगी, जो इंडिया की सबसे बड़ी अनडूइंग होगी, कि अ, किसी भी चीज़ को जब हम इम्प्लीमेंट करने पर आते हैं, तो हम हमेशा हमारे यहाँ रिसोर्स ओवररन, टाइम लैग्स, समय से किसी चीज़ को कर लेना, दी हुई रिसोर्सेज को भी चीज़ कर लेना, उसके लिए हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट ना तो कोई एक्शन प्लान होता, ना कोई स्ट्रैटेजी होती। और आज के ज़माने में क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स और तरह तरह के स्टैंडर्ड टेक्निक्स के होते हुए भी हम अपने उन प्रोजेक्ट्स में उन टेक्निक्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया। केवल ब्यूरोक्रेटिक मेथड्स को हम अप्लाई करते रहे कि ऊपर से ऑर्डर देंगे और नीचे काम होता चला जाएगा, और इस कारण से हम बहुत सारी चीज़ों को मिस करते चले गए। चलिए, जब हम आगे की बात करते हैं और हम ग्रोथ की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, हम अर्थव्यवस्था में क्या अचीव करना चाहते हैं। देखिए, एक बहुत कॉमन सी सेइंग है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं, नियोजन नहीं कर रहे हैं, तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं। प्लान की एब्सेंस अपने आप में एक फेलियर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को आप समय के साथ नहीं छोड़ सकते। अगर हमारी कोई टेक्नोलॉजी पॉलिसी सही होती, तो आज हम टेक्नोलॉजिकली दूसरे देशों पर इतने डिपेंडेंट नहीं होते। 1970s में चीन में और भारत में कोई विशेष खास अंतर नहीं था जहाँ तक प्रोडक्शन स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म कंसर्न था, बल्कि चाइना में समस्याएं हमारे यहाँ से ज़्यादा गहन थी, ज़्यादा गूढ़ समस्याएं थी, और उनको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन सब कुछ होते हुए चंद लोगों के एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ने चीन के पूरे भविष्य को बदल दिया, और कुछ साल में चीन एक टेक्नोलॉजी लीडर कम से कम प्रोडक्शन में हो गया। और धीरे धीरे करके जब प्रोडक्शन डेवलप हुआ, तो उनकी R&D और चीज़ें भी डेवलप होती चली गई। चलिए, हम इसको अपने अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ना है, तो एक हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हमारे इनिशियल पर्सपेक्टिव्स में ये था कि हमें एक हाई ग्रोथ रेट चाहिए, तभी इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या उस समय करीब 2.3 से लेकर 2.4% के रेट से बढ़ रही थी, और बढ़ती हुई जनसंख्या को सस्टेन करने के लिए कम से कम 3% रेट ऑफ ग्रोथ जरूरी था, और आगे बढ़ने के लिए कम से कम 7 या 8% जरूरी था उस समय के हिसाब से। और इनिशियल पॉलिसीज में ये भी था कि 25 सालों के अंदर भारत की जनसंख्या जो है, वो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, वो दुगनी हो जानी चाहिए। और इसके लिए ऐसा सोचा गया कि एक हाई कैपिटल बेस चाहिए। प्रोफेसर महलानोबिस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर जो है उस समय इनिशियली एक 4 सेक्टर मॉडल सेकंड प्लान में इम्प्लीमेंट किया। अभी हम उस डिटेल को देखेंगे कि इनिशियली सिंपली हैरिट डॉमर और 2 सेक्टर मॉडल से हम कैसे 4 सेक्टर मॉडल में आए, और फिर किस तरह हम ऑपरेशन रिसर्च के टूल, ऑप्टिमाइजेशन टूल्स को अप्लाई करने लगे अपने प्लान में। लेकिन क्या अच्छी कैलकुलेशंस करने से काम चल जाता है? जब तक हम पूरे अचीवमेंट का एक वेरिएंस का एनालिसिस ना करें कि कौन से फैक्टर्स हमारे रेस्पॉन्सिबल रहे उनको अपने टारगेट्स को जिन्होंने अचीव न करने दिया, तब तक हम आगे के लिए सही पॉलिसीज नहीं बना सकते, सही रणनीति नहीं बना सकते। यही चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं अगर हमें समझना है कि देश को किस तरह अब आगे क्या करना है। तो उस समय हमारे कुछ गोल्स में था, और उसके बाद क्या है कि हमने अगर एक विजन कंट्री की डेवलप कर ली है 25 साल, 30 साल, 50 साल, जैसे आज हम सोच सकते हैं कि हमें 2040 तक एक टेक्नोलॉजी लीडर बनना है। अब टेक्नोलॉजी लीडर बनने के लिए खाली गोल को रखकर अगर हम छोड़ देते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। आज इंटेल के पास, मोटरोला के पास, कैनन के पास,
हुंडई के पास, होंडा के पास, गूगल के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास 25 से 30 साल और कुछ केसेस में 50 साल तक के पर्सपेक्टिव प्लान्स और मॉडल्स उन्होंने बनाए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स के। और किस तरह वहां तक पहुंचेंगे वो भी उन्होंने काफी कुछ चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। वो बात अलग है कि बीच में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती हैं जो पुराने जो है सिस्टम को डिस्टर्ब कर जाती हैं। जैसे आज चैट जीपीटी के आने से गूगल और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स हिल गए हैं। ओके, और ये पिछले कुछ महीनों का डेवलपमेंट है। ओके, लेकिन वो इससे पहले कि चैट जीपीटी पूरी तरह ओवरटेक करे, गूगल ने ऑलरेडी अपना एक लैम्डा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का एक पूरा जो है विजन बनाकर उसको उस पर काम स्टार्ट कर दिया है और अगले 2 महीने में वो लॉन्च भी हो जाएगा। तो अगर हम प्रोएक्टिव नहीं है तो कम से कम इंटरएक्टिव होने से ही काम चल जाता है। प्रोएक्टिविटी आजकल के टाइम में चूंकि अनप्रिडिक्टेबल्स बहुत होते चले जा रहे हैं, क्योस सोसाइटी में एक क्योटिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और हमें नहीं पता। हम जानते हैं कि बटरफ्लाई फ्लाई इफेक्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब जो डिसीजंस हैं बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हैं, उस समय डिसीजंस ने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में नहीं थे। तो हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ हमें मिलेगा, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए प्रॉस्पेरिटी के लिए, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन लो होना चाहिए, इन सब पैरामीटर्स पर हम बहुत खरे नहीं उतरे। हम चाहते थे हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट बने, तो हमने क्लोज्ड इकोनॉमी को प्रेफर किया बजाय ओपन इकोनॉमी के। उसका असर ये हुआ कि हमारे जो बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेस भी थे उन्होंने भी उस लेवल तक एक्सपेंड नहीं कर पाए जहां पर कि वो मास स्केल में लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर सकते। और कभी भी R&D पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रही। हम सोशल जस्टिस की बात करते थे, हम चाहते थे इंडिया में पॉवर्टी कम हो, इनक्वलिटीज कम हो, और उसके लिए बिना सोचे समझे हमने MRTP जैसे एक्ट लगा दिए, जिससे ऊपर का एक्सपेंशन तो कम हो गया लेकिन नीचे से जो बेनिफिट मिलना था लोगों को वो नहीं मिला। अल्टीमेटली हम पॉवर्टी के विशियस सर्कल में अटके रह गए। और हमें इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, देखिए शुरू के जो हमारी लीडरशिप थी उसमें एक ब्यूटी ये थी कि हम इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन के बारे में बहुत सोचते थे, और इनफैक्ट काफ़ी कुछ अचीवमेंट इसीलिए हुए क्योंकि एक सोच तो थी। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि अगर इंडिया के 5 ईयर प्लान्स का थोड़ा सा ब्रेकअप देखें, बहुत फास्ट हम चलेंगे यहाँ पर, कि पहले 5 ईयर प्लान में हमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टारगेट्स रखे थे। तो इस समय जो है क्या कहते हैं, इंडिया में कुछ IITs, एक IIM एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और उसका बेनिफिट आने वाले समय को काफ़ी अधिक मिला। आज भी हमारी बेस्ट वर्कफोर्स उन्हीं IITs IIM से आती है। इसी समय बहुत सारे जो है भिलाई इसके नेक्स्ट प्लान में, पहले प्लान से स्टार्ट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बने, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं स्टील मिल्स भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब एस्टेब्लिश हुए। इसी समय IIM कलकत्ता भी आ गई और इसी समय कुछ और IITs आ गए। और थर्ड 5 ईयर प्लान में जब हमने बनाया तो हमारा थोड़ा टारगेट्स हमने मॉडिफाई किए। इंडियन इकोनॉमी जो है का एक पार्ट में काफ़ी जो है क्या कहते हैं झटका आया, क्योंकि उस समय चाइना से एक वॉर हुआ, फिर पाकिस्तान से एक वॉर हुआ, और अल्टीमेटली उसी समय जो है काफ़ी अकाल भी आए। पंचायत इलेक्शंस में स्टेट पहली बार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ये सब बने, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। और चूंकि वो प्रॉमिसिंग नहीं था तो एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी डेवलप की गई। देखा गया कि इंडिया को एग्रीकल्चर पर ज़्यादा बेस होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इस पीरियड में, वैरायटी ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, दिस वाज द टाइम। इससे पहले अगर जो लोग थे उनको ध्यान होगा कि भारत को एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में वीट मंगवाना पड़ा था PL 480 के अंडर अमेरिका से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये लगता है कि हमने प्लान तो किया,
लेकिन हमारे जो अचीवमेंट्स थे वो कम थे, इसलिए हमें टेंटेटिवली बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़े और हमारा रिसोर्स ड्रेन उस डायरेक्शन में बहुत हुआ, जैसे वॉर्स में बहुत हो गया, या अकाल से लड़ने में बहुत हो गया, और एज ए रिजल्ट प्लान हॉलिडे लेनी पड़ी, 3 साल तक प्लान बिल्कुल अबंडन कर दिए गए। फिर फोर्थ प्लान बहुत एम्बिशियस होकर लॉन्च किया गया, जहां हम चाहते थे ग्रोथ रेट 7 से 8% हो, खाली 3.5% हम अचीव कर पाए। एक पार्ट ये था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इस पीरियड में हुआ और इंडिया के 14 बैंक हमने नेशनलाइज किए, थोड़ा सा हम लोग इस समय नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की तरफ बढ़े। इसका एक असर क्या हुआ, और उसी के कुछ दिनों बाद ही MRTP और सैरा जैसे एक्ट आ गए, जहां फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक तरफ मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्शन करने के लिए। तो हम कभी हमारी एक इकोनॉमी जो स्केल की इकोनॉमीज है, लार्ज प्रोडक्शन की इकोनॉमी है, उनको अचीव नहीं कर पाए, और हम धीरे धीरे करके श्रिंक करते चले गए। हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते चले गए और इंपोर्ट्स बढ़ते चले गए, इंपोर्ट डिपेंडेबिलिटी हमारी बढ़ती चली गई। एनर्जी फील्ड में हमने कोई R&D नहीं की, कहीं हमने नए तेल के कुएं नहीं खोजे। तो ये सब चीज़ें जो है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं हम जो दुनिया में डेवलपमेंट हो रहे थे और दुनिया जिस तरफ जा रही थी, उस प्रोसेस को नहीं देख पाए। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इनिशियल हैरेट-डॉबन मॉडल और फोर्थ सेक्टर मॉडल से बढ़कर जब हम फोर्थ प्लान में आए, तो हमारे यहाँ 346 की मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस की गई, जहाँ लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल यूज़ किया गया। एक टेक्निकल टर्म्स हैं थोड़ी सी, आप ढूंढेंगे तो इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 1.5 साल कंप्यूटर्स पर अमेरिका में लग गए, एक टीम भेजी गई। ओके, आज वो काम हम एक ऑर्डिनरी मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्यों ना जब हमारे पास टेक्निक्स आई, जब टेक्निक्स नई थी और उनको यूज करने में मुश्किल होती थी, तब हम उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। और अब जब वो टेक्निक्स इजीली अवेलेबल है हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हमारे पास OR टेक्निक्स अवेलेबल है, अब उनका यूज़ हमने छोड़ दिया है। हमारी ज़्यादातर जो है वो पॉलिसी स्पीचेस तक नियत होती हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्री इलेक्शन टाइम पर, प्री इलेक्शन स्पीचेस में स्टेट्स के और नेशन के डिफरेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स द्वारा अनाउंस किए जाते हैं, वजह ये बताने की कि ये देश के एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का पार्ट है और ये काम होना है। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का टाइम टू टाइम कुछ सर्टेन टारगेट ग्रुप्स में बेनिफिट्स लेने के लिए उनका अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं, और हमारी जो बजट एक्सरसाइज है खाली एक नंबर्स की एक्सरसाइज बन के रह जाती है। ओके, तो देखिए 6th प्लान, 7th प्लान, 8th प्लान और इवन 10th प्लान तक सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहा। थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी ने पॉजिटिव सिग्नल्स 2002-2007 में दिए थे, जब इंटरनेशनली सब जगह काफ़ी रिसेशन छाया हुआ था। तो इंडियन बैंक्स अपनी कंजर्वेटिव पॉलिसी की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ एग्रेसिव पॉलिसी, और जब दुनिया में वो एग्रेसिव पॉलिसी फेल हो गई तो हमारे बैंक्स ने एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी चालू की, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 2-3 साल में अगर आप देखोगे तो इंडियन बैंक्स के 60 to 70% एसेट्स जो है वो नॉन परफॉर्मिंग NPAs में कन्वर्ट हो गए। जो लोन्स थे वो न कभी मिले, पे बैक हुए, न कभी पे बैक उनका होगा। इनफैक्ट जो बैंक्स में जो डिपॉजिटर्स थे, उनके मनी का बहुत तेजी के साथ लॉस हुआ। okay. तो आप इस सब सिनेरियो को देखते रहिए तो आपको ये लगेगा कि यस, देयर हैज बीन अ लार्ज गैप बिटवीन, मैं ये स्लाइड सिंपली इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे डिजायर्स में जो हमने पेपर पर डाले थे, पेपर प्लान हमारे बहुत अच्छे होते थे, और हमारे अचीवमेंट्स के बीच में हमेशा एक बहुत बड़ा गैप रहा है। उसका कारण यह है कि हमने कभी भी शायद उस तरफ सिंसियरली एफर्ट नहीं किए जो हम करना चाह रहे थे। जैसे आप लेटेस्ट जो 7 to 12 वाला प्लान जो बनाया था गवर्नमेंट ने, इसके बाद तो खैर प्लानिंग कमीशन एक अमेंडमेंट कर दिया गया,
और नीति आ गया। अब देखिए प्लान जब हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म, हर तरह का प्लान करते हैं। लेकिन नीति का क्या मतलब है? नीति इज बेसिकली पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? दे आर गाइडलाइंस टू एक्शंस। अब हमने विजन को ताक में रख दिया और अब हम फोकस करने लगे हैं डे टू डे हमारी पॉलिसीज पर। Is that a good approach? Well, we need to think about that. Yes. अब यहाँ पर आप देखोगे कि धीरे धीरे करके हमारे एरिया में जैसे जैसे इंडियन आईटी सिस्टम ने और इंडियन टेक्नोलॉजी सिस्टम ने अच्छे लोग दिए तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बढ़ गए और उसका असर ये हुआ कि हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ गया, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेगनेंट ही रहा। कहाँ 10% के रेट से हम सोचते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा और वो आज अगर आप देखोगे तो वो हार्डली अभी भी इकोनॉमी का टोटल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खाली 10% है। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वैल्यू एडिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा तब तक कोई भी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें इस तरफ काम करना है। तो अब देखिए सेक्टर वाइज, चाहे हम स्टील सेक्टर ले लें, चाहे सीमेंट सेक्टर ले लें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, चाहे बैंकिंग ले लें, चाहे इंश्योरेंस ले लें, हमें हर सेक्टर वाइज प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है कि हमें क्या करना है। पॉलिसी के रूप में हमने कुछ चीज़ें की हैं, हम कर रहे हैं। हम धीरे धीरे करके अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री को फिर से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। हम एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। हायर एजुकेशन को हमने काफ़ी हद तक प्राइवेटाइज कर लिया है। लेकिन उसके साथ हमें अचीव क्या करना है, किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन लानी है। देखिए कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। जब तक हम एक R&D का एनवायरनमेंट नहीं सेटअप करते हैं और इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप नहीं करते हैं, तब तक कभी भी इंस्टीट्यूशन से रिसर्च, देखिए कोर रिसर्च हमेशा यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशंस में होती है। तो क्या हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं? और तीसरी चीज देखिए एक डोमिनो इफेक्ट होता है जहां चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे गोल्स क्या है और हमारा स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा सिस्टम क्या है। नंबर 3 हमारी टेक्नोलॉजी क्या है। और चौथे हमारे लोग कैसे हैं। इन चारों चीज़ों के साथ साथ चलने से हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्नोलॉजिकल मैन पावर हाईएस्ट ऑर्डर की चाहिए। ओके। और अभी हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसीज हैं उनमें कहीं भी एक मिनिमा सेटअप नहीं किया गया है कि कम से कम इतना मिनिमल क्वालिफिकेशन से कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जब यहाँ से कोई आउटपुट निकले। अब क्या हम यूनिवर्सिटीज पर यूनिवर्सिटीज, IIMs पर IIMs, IITs पर IITs बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास रिसर्च फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने रिक्वायर्ड स्टेटस से मुश्किल से जो है क्या कहते हैं 30-40% है। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा। तो इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, लोग नहीं हैं। ओके। तो जब तक पीपल वेयर सही नहीं होंगे, सब चीज़ें साथ साथ नहीं चलेंगी, साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें और हम ये देखें कि आर वी पुटिंग इन राइट पीपल एट द राइट प्लेस। सही लोगों को सही जगह हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ओके। और रिसोर्स जनरेशन में हमारा सेविंग रेट्स कम है, FDIs को हमें इंड्योर करना है, हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, उनको बेटर लीगल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उनको बेटर लोकल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। और अगेन बोरोइंग्स ऑलरेडी इंडिया की काफ़ी सैचुरेटेड है। अभी हमने देखा था कि धीरे धीरे हमारा जो है वो GDP के 80% से ज़्यादा हमारी जो है वो बोरोइंग्स होती जा रही है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अगर इसी तरह चलते रहे तो आगे जाकर हमें जो लोन्स होंगे वो बहुत महंगे पड़ेंगे और रिसोर्स जनरेशन मुश्किल पड़ जाएगा। और फिर फाइनली क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक लगाव चाहिए उससे जो हम करना चाह रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इकोनॉमी इज कमिंग आउट ऑफ एज। वी ऑलरेडी हैव ऑलमोस्ट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड
हो सकता है हमने बहुत जगह अपने आप को मिस किया है, और हमने पिछले 30-40 साल में काफ़ी बड़ी जर्नी मिस की है कंपेयर टू द एशियन टाइगर्स एंड अदर economies like China and Korea, साउथ कोरिया। बट आज की डेट पे ज़रूरी नहीं है कि हम सारे उन टेक्नोलॉजी स्टेप से निकले हैं जिनसे बाकी देश निकले हैं। आज हम लीफ फ्रॉगिंग कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजिकल जंप्स ले सकते हैं। ओके, लेकिन अगेन उसके लिए एक सही अप्रोच चाहिए, एक सही सोच चाहिए, एक सही दृष्टिकोण चाहिए, एक सही दूरदृष्टि चाहिए, और अल्टीमेटली एक पैशन चाहिए, और एक डिसिप्लिन चाहिए सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। और न भूलें कि जब तक हम सही टूल्स का, मैथमेटिकल टूल्स का, टेक्निक्स का यूज़ नहीं करेंगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ नहीं करेंगे, और टेक्निक्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी के इंटर रिलेशनशिप्स को, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप्स को समझना मुश्किल हो जाएगा, और पॉलिसीज़ हमारी खाली एक स्टेटमेंट्स बन के रह जाएंगे। हमारे पास समय है, हमारी लीडरशिप भी स्ट्रांग है, हमारा कंट्री भी इस समय इंटरनेशनल इमेज स्ट्रांग है। डिस्पाइट क्राइसिस आज हमारे पास ग्रोथ का बहुत बड़ी पोटेंशियल है, तो क्यों ना हम उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। और सबके लिए जैसे मैंने बताया, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल चाहिए। हर बार कोई भी काम करते समय हम बीच में, अगर हमें उसको परिवर्तन की ज़रूरत है, एक्शन रिसर्च चाहिए, तो हम उसका इस्तेमाल करें, और लगातार रीमॉडलिंग और रीअटेम्प्ट करते रहें, क्योंकि आजकल कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में आपको बार बार निगोशिएट करने की वातावरण से ज़रूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली हमारे गोल्स और अप्रोच भी मॉडिफाई हो सकती है और होते रहनी चाहिए। चलिए हम देखेंगे कि अब एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। हम बैंकिंग सेक्टर में क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या कर रहे हैं, हम बार बार मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम R&D में क्या कर रहे हैं, या फिर हम हमेशा बोरो टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करेंगे। हम स्किलिंग एरिया में क्या कर रहे हैं, क्या हमारी स्किल्स प्रॉपर हैं, क्या हम इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, या राइट काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो आर कमिंग आउट ऑफ दैट। क्या हम अपनी यंग पॉपुलेशन को एक इकोनॉमिक रिसोर्स बना रहे हैं, एक कैपिटल बना रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं, या हम उनको ह्यूमन बर्डन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अगले सेगमेंट में जाएंगे। तब तक के लिए कृपया एक दिन का इंतजार करें।